A very good afternoon to one and all. Myself, Dr. Deepika Mehra, Assistant Professor from Kriyashali Department, Vijayashree Ayurveda Medical College and Hospital. As you all know that our college had started a regular talk series on COVID-19. So for that, our today's guest speaker is Dr. Prakash Jundare sir. Sir is Associate Professor from Magad Tantra Department, and today's our topic for the discussion is diabetic care in Corona pandemic. सो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में कौन से ऐसे लोग हैं जिनको संक्रमण की ज़्यादा शिकायत हो सकती है। जैसे हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी हमसे अनजाना नहीं रहा है कि हर एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो सकता है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे रुग्ण हैं जिनको कोरोना का संसर्ग सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा हो सकता है। वो है मधुमेही रोगी, जिसको हम डायबिटिक कहते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट, जो उच्च रक्तचाप वाले जो पेशेंट है वो, और जो हार्ट डिसीज पेशेंट है जिसको वाल्वुलर डिसीज है, जिनकी बाईपास सर्जरी हो गई है या एंजियोप्लास्टी हो गई है, जो कंटिन्यूस मेडिकेशंस पे अभी है, जैसे जिनको खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही है या कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ चल रही है, ये पेशेंट ग्रुप जो है इनको कोरोना पैंडेमिक कोरोना सिचुएशंस में इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जो कि भारत की आबादी 135 करोड़ तक हो गई है, और इस सिचुएशन में हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिक देख लें, अगर कोमॉर्बिडिटी स्टैटिस्टिक देख लें, हम इस ग्रुप को कोमॉर्बिड कहते हैं, जो कि बीमार तो है लेकिन लंबे समय तक वो अपनी बीमारी को नियंत्रित रख सकते हैं। उनके जो भी ब्लड पैरामीटर्स हैं उनको दवाइयों के साथ में अच्छे से मेंटेन करके अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के स्टैटिस्टिक हम देखें तो 27% जो पेशेंट है वो डायबिटिक है। मान लो अगर 125 करोड़ की आबादी है तो उसमें 35 करोड़ डायबिटिक पेशेंट्स हैं। और दूसरी बात इसमें ये है कि 50% जो पेशेंट है उसमें भी वो नॉन डायग्नोज है, उनको पता है उनको डायबिटीज़ है, और रादर 50% जो पेशेंट है उनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है, या वो खुद को सेल्फ इग्नोर करते हैं कि मैं मेरी शुगर जो है कंट्रोल कर लेता हूँ, मुझे कोई गोली की ज़रूरत नहीं है, या फिर डायबिटीज़ होते हुए भी वो शुगर खाते हैं, चाय पीते हैं, या उससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रोवाइड की गई है वो नज़रअंदाज करते हैं। तो इसलिए हमें खासकर भारतीय लोगों को, भारतीय नागरिकों को ये ध्यान में रख के चलना ज़रूरी है कि इतने बड़े भारतवर्ष को स्वास्थ्य नियंत्रित करने के लिए ये जो कोमॉर्बिड ग्रुप है उन्होंने अच्छे से अपना ध्यान रखना चाहिए और अच्छे अपने फिजिशियन से लगातार संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी सर डायबिटिक जो पेशेंट है वो ज़्यादा प्रॉन क्यों है सर? देखिए, अब जैसे मैंने बताया कि डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, हार्ट डिसीज़, ये जो पेशेंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा जो नंबर दिखाई देता है पेशेंट्स का कोरोना इन्फेक्शन में, वो है डायबिटिक। डायबिटिक पेशेंट में कैसे होता है, जो खून है, जो शुगर है वो ब्लड में बढ़ी हुई रहती है, और ब्लड हमारे पूरे शरीर में बहते रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण दूँ तो मुंबई और जबलपुर, इन दोनों सिटी को कंपेयर किया जाए तो सबसे डेवलप्ड सिटी कौन सी है दोनों में? हाँ, तो क्यों मुंबई डेवलप है, या कोई भी सिटी जो डेवलप रहती है वो क्यों डेवलप रहती है? संसाधनों के कारण। संसाधनों के कारण, वो संसाधन वहाँ पहुँचाने के कारण, और जो पहुँचाने वाली चीज़ें हैं वो रहते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन रोड। जो हमारी शरीर के ट्रांसपोर्टेशन वो है हमारी खून की नलियाँ, जिसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। और डायबिटिक पेशेंट्स में ये जो खून की नलियों में शुगर ज़्यादा बढ़ने की वजह से इन्फ्लामेशन जल्दी हो जाता है, इसको संक्रमण, किसी भी बीमारी का संक्रमण जल्दी हो जाता है। और ये जो खून है हर एक अवयव को, किडनी, स्प्लीन, लीवर, सारे ग्लैंड्स को ये ब्लड सप्लाई हो जाता है, जिसमें शुगर रेज्ड है तो डेफिनेटली उस ऑर्गन के नॉर्मल फिजियोलॉजी, सामान्य क्रिया करने की वृत्ति भी बदल जाती है, और उन
पेशेंट्स को जल्दी इन्फेक्शन होने लगते हैं और इन पेशेंट्स में ज़ख़म जो होते हैं वो जल्दी भरते नहीं हैं और उनको ज़ख़म हुआ है ये भी उनको देरी से पता चलता है। तो ये जो रक्ताभिसरण के डिफेक्ट उनमें दिखाई देता है या फिर जो चेतापेशी से संबंधित उनमें जो बीमारियां दिखाई देती है, इसके कारण जो कोरोना इन्फेक्शन है और साथ ही में डायबिटिक पेशेंट में उनकी इम्यूनिटी हो चुकी हुई है। तो इस कारण कोरोना जो संक्रमण है डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा दिखाई देता है। सर इसमें बेसिकली क्या डाइट रोल प्ले करती है? हाँ, डेफिनेटली अगर हम देखा जाए तो डायबिटिक जो है इट इज़ एन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हमारे चयापचय आयुर्वेद के अनुसार जो है चयापचय की व्याधि बताई गई है। अगर आप अच्छी तरह से खान पान रख लेते हैं तो डेफिनेटली हम डायबिटीज़ को नियंत्रण में ला सकते हैं। जो एलोपैथिक गाइडलाइन है उसमें जो बताया गया है, आप किसी भी मेडिकल बुक की रेफरेंस लेकर अगर बात करते हैं तो पहले 6 मंथ तक एक्सरसाइज एंड डाइट इट इज़ द ओनली चॉइस फॉर कंट्रोल योर ब्लड शुगर। ठीक है, तो अगर जो भी पेशेंट अभी अर्ली डायग्नोस्ड है, न्यूली डायग्नोस्ड है, तो उनसे मैं विनती करता हूँ कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा आप लो ग्लाइसेमिक डाइट मतलब चीज़ खाने से आपकी शुगर ना बढ़े ऐसे खाने की लिस्ट बना लीजिए और सुबह का नाश्ता स्किप न मत करिए, चावल का प्रमाण कम कर दीजिए और शुगर प्रिकी परसेंटेज रहने वाले, बहुत ज़्यादा परसेंटेज रहने वाले इंग्रेडिएंट कम करें और एक्सरसाइज की ओर ध्यान दें तो डेफिनेटली आपकी शुगर विदाउट एनी मेडिकेशंस कंट्रोल हो जाएगी और डेफिनेटली आप कंट्रोल शुगर से जो कोरोना संक्रमण से भी दूर रह सकते हैं। इसमें सर अलार्मिंग साइंस कौन कौन से होते हैं और उसका हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? डेफिनेटली डायबिटिक पेशेंट्स 2 सिचुएशन को फेस करता है, एक हाइपोग्लाइसेमिक और हाइपरग्लाइसेमिक। हाइपोग्लाइसेमिक सिचुएशन तब होती है जब उसकी शुगर जो है नॉर्मल सामान्य अवस्था से नीचे जाती है, मतलब शुगर अगर 70-60 से नीचे जाती है तो उसको हाथ पैर कांपने जैसी सिचुएशन बन जाती है। तो ऐसी सिचुएशन बहुत बार पॉजिटिव रहती है क्योंकि उनको जो मेडिकेशन डोज है वो ज़्यादा जा रहा है, तो डेफिनेटली उन्होंने अपनी मेडिकेशन कम करने के लिए संबंधित तज्ञों से संपर्क करना चाहिए, ना कि खुद मेडिसिन का एडजस्टमेंट करें। और ऐसी सिचुएशन में सिर्फ आपके पास एक चॉकलेट या कैंडी साथ में रखिए और उसको सेवन कर लीजिए। डेफिनेटली विद इन ए फ्यू मिनट्स आपकी जो शुगर है, आपका जो शर्करा है रक्त की, वो सामान्य हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन जो है हाइपरग्लाइसेमिया, 80% लोगों में हाइपरग्लाइसेमिया के कुछ लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन 20% लोगों में चिड़चिड़ापन आना या फिर शरीर गर्म होना या टॉयलेट के लिए जलन होना, बार बार इन्फेक्शन होना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होना, इस तरह से लक्षण हाइपरग्लाइसेमिक या शुगर बढ़े हुए पेशेंट को मिलते हैं। अगर शुगर बढ़ी हुई कंडीशन लगातार, ये शुगर बढ़ी हुई 200+ 250+ शुगर हमेशा रहती है, तो ऐसे कंडीशन में अगर पेशेंट इग्नोर करता रहा मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल शुगर लेवल, तो उसको बाकी डिसऑर्डर जैसे कि खून की नलियों के इन्फ्लेमेशन की वजह से बीपी बढ़ना और खून अच्छी तरह से फिल्टर न होने की वजह से क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर होना, इस तरह के अदर ऑर्गन डैमेज के भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने अपनी शुगर कंट्रोल की ओर ध्यान देना चाहिए। यस, इसमें भी सर हम इन्वेस्टिगेशन की यदि बात करें तो कौन कौन सी रेगुलर बेसिस पे हम इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ध्यान रख सकते हैं? ये अच्छी बात है कि डायबिटिक पेशेंट ने बहुत सारे पेशेंट अभी खुद डायबिटिक मॉनिटरिंग करते हैं और ये बहुत अच्छा और सरल उपाय है कि अगर डायबिटिक पेशेंट खुद ही डॉक्टर बन जाए, मेरा मतलब आप आपके बीमारी के बारे में पूरा ज्ञान ले लीजिए और खुद एजुकेट हो जाए उस बीमारी से, तो वो सबसे बेटर चॉइस है। अभी इसके लिए क्या करना है, तो आपको सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करनी है।
हफ्ते में 2 दिन बुधवार और रविवार अगर आप ब्लड शुगर चेक करते हैं और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद या खाना खाने से पहले, ये दोनों बार मतलब खाली पेट जो है वो फास्टिंग और खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद यानी पोस्टपार्टम यानी जो खाने के बाद की जो शुगर है, दोनों कंट्रोल अगर है तो आप राइट डायरेक्शन में हैं। अब कुछ लोगों में कैसे होता है कि कल अगर शुगर चेक करनी है तो एक दिन वो परहेज करने लगते हैं, अच्छा खान पान करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और फास्टिंग पे भी नॉर्मल ले आते हैं। तो कभी कभी ये जो इन्वेस्टिगेशन है मिसगाइडेड हो जाता है। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट में HbA1c जो हाइपर ग्लाइसिडेटेड HB बोलते हैं उसको, तो वो अगर 3 महीने में एक बार करते हैं तो डेफिनेटली ये ज़्यादा ऑथेंटिक इंडिकेटर है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। और वो अगर 6 से नीचे है तो डेफिनेटली आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल परफेक्ट है, अगर 6 के ऊपर है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है और उस कंडीशन में आपने ग्लाइसेमिक कंट्रोल या जो भी हमने बदलाव बताया है वो फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके एडवांस कंडीशन में हम देखा जाए तो 2 टाइप हमें डायबिटीज़ के मिलते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, जैसे सब सामान्य लोगों को पता ही है। टाइप 1 में जो है इंसुलिन बनता ही नहीं है और टाइप 2 में जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है जिसकी वजह से इंसुलिन यूटिलाइज नहीं होता। तो ये फाइंड आउट करने के लिए और एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जिसको हम C-पेप्टाइड इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, जो कि फास्टिंग में करते हैं और उसके ही पैरेलल में फास्टिंग इंसुलिन इन्वेस्टिगेशन रहता है। वो भी आपके शरीर में इंसुलिन कितना बन रहा है, रियल में आपको टाइप 2 है या टाइप 1 है, क्योंकि दोनों की गाइडलाइंस कंप्लीट डिफरेंट है, डाइट कंट्रोल भी कंप्लीट डिफरेंट है। तो C-पेप्टाइड, फास्टिंग इंसुलिन, HbA1c और फास्टिंग और PP, ये चारों इन्वेस्टिगेशन अगर रेगुलर करते हैं और कंट्रोल में रखते हैं शुगर, तो डेफिनेटली आपको दूसरे कोई इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस नहीं पड़ेंगे। सर मैं पूछना चाहूँगी कि क्या म्यूकोमाइकोसिस और डायबिटिक मेलाइटिस में कोई रिलेशन है? रिलेशन इस तरह से है कि डायबिटिक पेशेंट्स, जैसे मैंने चर्चा के शुरुआती दौर पे बताया था कि डायबिटिक पेशेंट्स लाइक ए होम फॉर ऑल डिसीजेस, क्योंकि उनको मस्कुलर डिसऑर्डर होते हैं, ऑर्थोपेडिक फ्रोजन शोल्डर जैसे डिसीज होते हैं और लीवर से रिलेटेड डिसीज होते हैं, फैटी लीवर हो जाता है, CKD हो जाते हैं, रीनल डिसऑर्डर हो जाते हैं, पैंक्रेटाइटिस होता ही है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है तो ये इंडिकेट करता है कि दीज पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू द वेरियस इन्फेक्शन। तो म्यूकरमाइसिस भी एक फंगल इन्फेक्शन है जो ह्यूमिड इन्वायरमेंट में ग्रो होता है और डायबिटिक पेशेंट जिस कंडीशन में उसकी पहले ही इम्यूनिटी कम होती है और ऐसी सिचुएशन में जब अगर वो कोरोना संक्रमित हो जाता है और ट्रीटमेंट के दौरान उसको अगर स्टेरॉइड दिए जाते हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट्स मेडिसिन दिए जाते हैं, तो हमारे जो साइनसेस है या डायबिटिक पेशेंट के जो साइनसेस है वहाँ पे जो म्यूकरमाइसिस है वो ग्रो होने के परसेंटेज बढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली आपने जो सवाल किया कि म्यूकरमाइसिस और डायबिटिक पेशेंट का रिलेशन है क्या, तो मेरी तरफ से हाँ ज़रूर उसका रिलेशन है। सो जैसा आपने बताया कि डाइट इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा डाइट प्लान है जो डायबिटिक पेशेंट्स लोग जो है ले सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड ऑल्सो एंड आफ्टर कोविड ऑल्सो? डेफिनेटली अभी डाइट प्लान तो मैं बोल नहीं पाऊँगा उसको कि, लेकिन हमारा जो दिनचर्या आयुर्वेद ने बताई है तो वो दिनचर्या फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डाइट प्लान हमारा जो भी डिसीज़ है या जो हमारी हेल्थ है वो 2 पैरामीटर पे डिपेंड रहती है। एक है हमारा वेट, दूसरा है हमारा डाइट। अगर आप डाइट अच्छे से ले रहे हो और वेट कंट्रोल नहीं है तो वो गलत है, और वेट कंट्रोल है और डाइट ही नहीं ले रहे हैं तो वो भी गलत है। तो दोनों को कंट्रोल करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो आयुर्वेद की जो दिनचर्या बताई है, सुबह उठने के बाद 45 मिनट पसीना आने तक अर्धशक्ति तक व्यायाम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन जो कि आपका HP बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है,
और जैसे HB बढ़ता है तो HbA1c जो मैंने फैक्टर बताया था वो भी ऑटोमेटिकली आपको कंट्रोल में आने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो एम्प्टी स्टमक 45 मिनट एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर द एवरी डायबिटिक पेशेंट्स इन देयर डेली रूटीन। नेक्स्ट टू इट कि डायबिटिक पेशेंट ने ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना है। अभी बहुत तरह से डायबिटिक डाइट प्लान चल रहे हैं और जिसमें 2 टाइम मील है या इंटरमिटेंट फास्टिंग है या बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप डाइट जो भी ले रहे हैं अगर 2 चीज़ों में आप डिवाइड कर रहे हो तो विदाउट गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसेमिक सिचुएशन तो वो कहीं तो गलत है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस ड्रग्स की लिस्ट ले, आपके प्रोडक्ट्स की लिस्ट ले जिसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जैसे हम बोल सकते हैं मिलेट्स हैं, सीरियल्स हैं, उनके ब्रेकफास्ट ऑप्शन के स्प्राउट्स हैं, ओट्स हैं, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है तो उसको आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो डेफिनेटली आपको एनर्जी मिलेगी, शुगर ज़्यादा बढ़ेगी है नहीं। और लंच में और डिनर में आपका जो पोर्शन है डाइट का कंप्लीट थाली जो आपके 100% है तो उसमें 30 to 35% अगर रॉ वेजिटेबल्स या आपके सलाड्स लेते हो, गाजर, मूली, ककड़ी, बीट, इस तरह से डाइट लेते हो और बाकी जो पोर्शन है आप बचा हुआ खाना है जो भी लेते हो तो डेफिनेटली आपकी शुगर कंट्रोल करने में हेल्प रहेगी। और डेफिनेटली शुगर डाइट जो है जिसमें चावल ज़्यादातर रहता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है तो वो कम सेवन करना है। हमारा जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है क्या डायबिटीज़ को क्योर कर सकता है? देखिए अभी क्योर डायबिटीज़ के लिए क्योर वर्ड आता ही नहीं है। दुनिया की कोई भी सिस्टम डायबिटीज़ को क्योर नहीं कर सकती है, आइदर एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और एनी पैथी। तो डायबिटीज़ जो है वो उसके साथ जिया जाता है। डायबिटीज़ इज़ ए सिचुएशन इन विच द शुगर लेवल इज़ बियॉन्ड 200 प्लस, तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन के साथ अच्छे से जिया जा सकता है। तो हम इस तरह से मान सकते हैं कि अगर जो भी सिचुएशन हमारी शरीर की है इतने सालों के डायबिटीज़ जर्नी के बाद, तो आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना आने के लिए हमारी जो भी सिचुएशन है अभी तो वही रोक दे। मतलब आप डायबिटिक की स्टेज को क्रॉस नहीं कर रहे हो और वही स्टॉप कर रहे हैं तो मतलब आप कॉम्प्लिकेशन नहीं करने दे रहे हैं, मतलब पॉजिटिव साइन ही है। और जैसे जैसे आप गाइडलाइंस फॉलो करने लगोगे तो आपका डिसीज रिवर्स होने लगेगा और जैसे रिवर्स होने लगेगा तो मतलब यू आर ऑन द वे, ऑन द पाथ ऑफ द हेल्थ। यस, और ये हम सब डाइट एंड लाइफस्टाइल के थ्रू ही बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सर, इस कोविड पैंडेमिक के टाइम पे आप क्या जो है अपने अंतिम शब्दों के द्वारा इस सेशन को ख़त्म करना चाहेंगे सर? बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि दौर मुश्किल का है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि हम इसको पार नहीं कर सकते। और अभी जो भी रुग्ण हैं और उनके परिवारजन हैं तो मैं रुग्णों के लिए तो मैं बोलता ही हूँ कि आप खुद का ध्यान रखें, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा उनके परिवार वालों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके घर में एक पेशेंट डायबिटिक का है, आप थोड़ी सी इस वक्त के लिए उनकी केयर करोगे। जिन्होंने आपकी लाइफ लॉन्ग केयर की है तो ये दौर जल्दी से निकल जाएगा और एक अच्छी नेशन, अच्छी फैमिली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Thank you so much, sir. It's really very wonderful lecture and also knowledgeable for each of us. And from the behalf of Vijayashree Ayurveda Medical College, I would like to thank you all for listening us carefully and thanks.